हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, इक्विटी सेटल्ड नॉन मार्केट कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो मार्केट से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि कंपनी से ही रिलेटेड होगा। अंकिता होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन ग्रांट्स 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज। कितना ऑप्शन दे रहे हैं अपन? 100 शेयर्स हर एम्प्लॉय को, और जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो है 500। ठीक है, ऑन 1 Jan 2011 द एम्प्लॉय शुड रिमेन इन सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। एम्प्लॉयज को सर्व करना पड़ेगा वेस्टिंग पीरियड। द शेयर्स विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इफ द कंपनीज अर्निंग इंक्रीजेस बाय 12%। देखो, ये कंपनी से रिलेटेड है कि अगर कंपनी की अर्निंग 12% से इंक्रीज हो गया तो अपन को फर्स्ट ईयर में ही वेस्ट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो वेस्टिंग पीरियड रहेगा एक ही रहेगा। कब एक रहेगा? जब अर्निंग्स इंक्रीज हो जाए 12% से। इफ द कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीजेस बाय मोर देन 20% ओवर द 2 पीरियड, और अगर 20% से ज्यादा बढ़ गया ओवर द 2 पीरियड तो सेकेंड ईयर में होगा, यानी कि अब वेस्टिंग पीरियड जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर कब होगा? इफ द एंटिटीज अर्निंग इंक्रीजेस बाय मोर देन 22% ओवर द ईयर 3-year पीरियड। अगर 3 साल में 22% से बढ़ गया तो अब वेस्टिंग पीरियड कितना माना जाएगा? 3 साल। ठीक है, आपको याद होगा वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उनके ऑप्शंस कितने होते हैं, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय करते थे हम वेस्टिंग पीरियड। तो वहां पर जो वेस्टिंग पीरियड लेना है वो 1 लेना है, 2 लेना है या 3 लेना है, वो इन कंडीशन के बेसिस पर रहेगा। ठीक है, अगर ये 12% वाली सेटिस्फाई हो जाती है तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा एक्सपेंस पहले साल में ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती लेकिन ये वाली कंडीशन फुल हो जाती है तो 2 साल में होगा, और अगर ये वाली कंडीशन फुल हो जाती है तो 3 साल में होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। द फेयर वैल्यू पर शेयर एट द ग्रांट डेट इज 122। तो अपन को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी है, उनको कितना ऑप्शंस मिल रहा है ये भी है, और फेयर वैल्यू ग्रांट डेट के ये भी है। तीनों चीजें अपन को पता है जो अपन को फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, इन 2011 अर्निंग्स इंक्रीजेस बाय 10%। अब यहाँ देखो, अब हुई है खेल की शुरुआत, इसलिए ध्यान देना। हमने क्या कहा था कि अगर अर्निंग 12% से बढ़ेंगे तो वेस्टिंग पीरियड अपन कितना लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि 2011 के एंड में अपन सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे थे 2011 के एंड में, तब अपन को पता चला कि जो अर्निंग्स हैं वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ 10% से रिकॉग्नाइज हुई है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ 10% से इंक्रीज हुई है, यानी कि कंडीशन वाली सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, इसका मतलब हम कितना समझेंगे वेस्टिंग पीरियड? 1 साल तो नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वेस्टिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा 2 ईयर। समझ में आया? 1 साल के एंड में जब हम सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे थे, करने वाले थे, तभी अपन को पता चल गया कि 1 साल के एंड में तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई ही नहीं है। 12% बोला था लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% हुआ है, इसलिए हम वेस्टिंग पीरियड 1 नहीं मानेंगे। कितना मानेंगे? वेस्टिंग पीरियड 2 ईयर। ये कब की बात हो रही है? फर्स्ट ईयर की। एंड 29 एम्प्लॉय लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ के साथ एक और बात है कि 29 एम्प्लॉयज ही चले गए, यानी कि ये जो अपन ने 500 एम्प्लॉय सोचे हैं, 29 एम्प्लॉयज तो चले गए। तो 29 एम्प्लॉयज का क्या रिकॉग्नाइज करोगे आप एक्सपेंस? कुछ नहीं, तो माइनस कर देना। द कंपनीज एक्सपेक्ट दैट द शेयर विल वेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर 2। अब कंपनी को यही लग रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं 12% वाली, इसका मतलब सेकेंड ईयर में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, यही लग रहा है, इसलिए वो वेस्टिंग पीरियड को 2 साल समझ रहा है। द कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द एडिशनल 31 एम्प्लॉयज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2022, या 12 समझ लो इसे, 2012। अभी 2012 आया नहीं है, लेकिन अभी से ही हम ये सोच रहे हैं कि आगे जाकर और 31 एम्प्लॉयज चले जाएंगे। ठीक है, तो याद होगा आपको, जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं तब हम एक्चुअल जो चले गए वो भी माइनस कर देते हैं, और जो आगे जाके चले जाएंगे वो भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ये लोग तो चले गई और हमें ये लग रहा है कि ये लोग भी चले जाएंगे, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वाले एम्प्लॉयज और एक्चुअल वाले एम्प्लॉयज दोनों ही अपन माइनस करते हैं। ठीक है,
एंड दैट 440 एम्प्लॉयज विल रिसीव देयर शेयर। और अभी हमें ये लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 440 ही होंगे एम्प्लॉयज जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर 2012 में ऑप्शंस लेंगे। ठीक है, तो अपन को अभी से ही कितने के लिए रिकॉग्नाइज करना है एक्सपेंस? सिर्फ और सिर्फ 440, सबके लिए नहीं करना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा खिचड़ी बन रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, खिचड़ी तो बननी ही चाहिए, क्वेश्चन ही ऐसा है। लेकिन अभी मैं इसलिए फिर भी क्वेश्चन इतना डीपली समझा रही हूँ ताकि हम सॉल्यूशन करें तो आपको और क्लैरिटी मिल जाए। अब आ जाते हैं हम एट द एंड ऑफ द 2012, यानी कि हम सेकेंड ईयर के एंड में आ गए। अब देखते हैं कंपनीज अर्निंग इंक्रीजेस बाय 18%। ओ फर्स्ट ईयर में अपन को लग रहा था वेस्टिंग पीरियड 2 सालों का। क्यों लग रहा था? क्योंकि हमें लग रहा था सेकेंड ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 20% से इंक्रीमेंट हो जाएगा अर्निंग्स में। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आए तो अर्निंग तो सिर्फ और सिर्फ 18% से बढ़ी, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो भी नॉट सेटिस्फाइड। तो सेकेंड ईयर में मुझे बताओ कौन बताएगा वेस्टिंग पीरियड सेकेंड ईयर में? फर्स्ट ईयर में तो 2 ही साल है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन था कि सेकेंड ईयर में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आए तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं। तो अब बताओ 2 साल तो नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा हमारा? 3 ईयर, क्योंकि अब हमें लगेगा नेक्स्ट ईयर में कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर द शेयर्स डिड नॉट वेस्ट, इसलिए हमने शेयर दिए नहीं, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई। हमें लग रहा था पहले साल में कि वेस्टिंग पीरियड 2 साल का होगा, लेकिन जब हम 2 साल में आए तब पता चला वेस्टिंग पीरियड 3 साल का होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर आएगी हमारी वेस्टिंग डेट। आगे देखते हैं। ओनली 29 एम्प्लॉयज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 2002। अच्छा ये देखो, जब हम ईयर 1 में थे हमें क्या लग रहा था? 31 लोग चले जाएंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जब हम ईयर 2 में आए एक्चुअल में, तब पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 29 एम्प्लॉयज गए, यानी ये वाली हमारी गलती थी। और एक्चुअल में कितने आए? ये वाले। ठीक है, तो जो हमारी गलती है उसे रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करते हो तो क्या कर देते हो? उल्टा रिवर्स कर देते हो। तो पहले साल में जो हमने -31 किया था उसको यहाँ पर हम +31 कर देंगे, और जो एक्चुअल में है वो माइनस कर देंगे। कंपनी बिलीव दैट एडिशनल 23 एम्प्लॉयज विल लीव। अब कंपनी को ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 23 एम्प्लॉयज और चले जाएंगे, तो एक्सपेक्टेशन भाई कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप 23 माइनस कर देना। अर्निंग्स विल फर्दर इंक्रीज सो दैट द परफॉर्मेंस टारगेट विल बी अचीव्ड। अब कह रहे हैं कि आगे जाके तो इंक्रीज हो ही जाएगा भाई। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ओनली 21 एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। हमें लग रहा था 23 चले जाएंगे, लेकिन गए तो सिर्फ 21। Assume that the company's earning increased to desired level and the performance target has been met. Finally, हमको 2013 में यही assumption लेना है कि हमारा जो desired level था, यानी कि ये more than 22%, ये satisfied हो गया है, और हम थर्ड ईयर में ही वेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेन जो खेल है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का है और वेस्टिंग पीरियड का। दो ही बातें समझनी है अपन को। इससे आपको, इस क्वेश्चन करने से आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का खेल पूरा समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे लेते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन द एक्सपेंसेस फॉर ईच ईयर। हर साल कितना आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है वो कैलकुलेट करना है। ये हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड हमारी वही रेडी रेडाई जनरल एंट्री। अब आपने ये देखा होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन अभी तक करा रही थी उसकी क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी जनरल एंट्री। तो मैं आपको जनरल एंट्री सॉल्यूशन में कराती थी, और जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होता था वो मैं वर्किंग नोट में कराती थी, याद होगा, हरे पेन से। ठीक है, लेकिन इस बार क्वेश्चन की खुद से बोला है कि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एक्सपेंस कैलकुलेट करना, तो ये भी अपन को सॉल्यूशन में करना है, और अपन को ये तो सॉल्यूशन में करना ही है। ठीक है, तो कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, दोनों चीजें आपके सॉल्यूशन पार्ट का ही हिस्सा बनेगा। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन खेल आपको समझना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का और वेस्टिंग पीरियड का। ये दो चीजें आपने कर ली, इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, कॉपी पर लिखिए इंडिया 102 इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्यूशन हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। ये अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट में लिखते थे, अब इस वाले क्वेश्चन में इसको हमें सॉल्यूशन का ही हिस्सा बनाना है। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन। जो भी एक्सपेक्टेशन है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रहने वाले हैं, ठीक है, कितने लोग ऑप्शंस को लेने वाले हैं, वो आपको एम्प्लॉयज लिखने हैं। एम्प्लॉयज को कितने ऑप्शंस मिलने वाले हैं
और फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की क्या है, डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से और इंटू करेंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट से। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इससे ही हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए, फटाफट ये फॉर्मूला लिख लेना, मैजिक फॉर्मूला। अच्छा हाँ, ध्यान देना, जो हमने ऑलरेडी अगर एक्सपेंस कुछ रिकॉग्नाइज कर दिया है तो उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पहले से रिकॉग्नाइज हो गया है तो डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। आइए ईयर वन में, ईयर वन कौन सा हमारा रहेगा, 2011। अब 2011 में सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉयज। ठीक है, यही मेन है हमारा। एम्प्लॉयज हमारे टोटल कितने थे, 500। ध्यान से देखना, एम्प्लॉयज टोटल कितने थे हमारे, 500। उसमें से ईयर वन में 29 एम्प्लॉयज ने लेफ्ट कर दिया था ऑर्गेनाइजेशन, 29 एम्प्लॉयज ने लेफ्ट कर दिया था। और ऐसा समझा जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर आते आते, यानी कि जब वेस्टिंग पीरियड हमारा कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर आते आते 31 लोग और चले जाएंगे। ठीक है, एडिशनल 31 एम्प्लॉयज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। आगे जाके विल लीव लिखा है, अभी गए नहीं है, चले जाएंगे। तो हमें तो उतने ही रिकॉग्नाइज करना ना जितने लोग रहेंगे एट द एंड, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है। जब ये लोग रहेंगे नहीं तो इनके लिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना क्यों, इसलिए ये करते हैं अपन। ठीक है, जो एक्चुअल चले गए उनको भी हटा देते हैं और जो चले जाएंगे उनको भी हटा देते हैं। क्लियर, तो यहाँ से आपके एम्प्लॉयज आ जाएंगे 500 एम्प्लॉयज, जिसमें से 29 जा चुके हैं, 31 और चले जाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 440 का करना है। अब आपको याद आ रहा होगा 440 अपन को क्वेश्चन में भी गिवन था। ठीक है, लेकिन आप हमेशा खुद से कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन पर इतना विश्वास नहीं करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन में दे रखा हो नहीं दे रखा हो आपको पता नहीं, आपको ये सीख लेना है। जो एक्चुअल गए हैं वो भी मैं लिख भी देती हूँ, और जो एक्सपेक्टेड है वो भी, क्योंकि एट द एंड हमें खर्चा किसके लिए करना है, हमें खर्चा उनके लिए रिकॉग्नाइज करना है जो लोग ये ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। जो लोग चले ही जाएंगे, उनका ऑप्शंस ही नहीं ले पाएंगे, तो ऑप्शंस नहीं ले पाएंगे तो उनके लिए अपन को खर्चा रिकॉग्नाइज काहे ही करना। ठीक है, समझ में आ गए। तो यहाँ पर हमारा आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, ये साइड अलग से कर दूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ गए, 440। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, हर एम्प्लॉय को मिल रहा है 100 ऑप्शन। फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की गिवन था 122। ठीक है, ये सब आ गए। वेस्टिंग पीरियड, ईयर वन में वेस्टिंग पीरियड हमें लग रहा है 2 रहेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि सेकेंड ईयर में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए हम वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 2। ध्यान से रखना। ठीक है, यही 2 चीजें मेन है, एक ये और एक ये, बाकी सब तो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है, पहले साल में तो 1 ही कंप्लीट हुआ है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, 440 इंटू 100 इंटू 122 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 26-84,000। 26, एक सेकेंड, 26,84,000। क्या हमने पहले कुछ रिकॉग्नाइज किया है, अभी तक नहीं, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो यही हमारा फाइनल हो जाएगा 26-84,000। ये फर्स्ट ईयर का हमारा एक्सपेंस आ गया। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा है, 2012। तो उसमें भी पहले अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अब देखो 2012 यहां से देखा जाए तो कितने थे, 440। अब नेक्स्ट देखो, इस टाइम पर अपन को क्या लग रहा था, पहले अपन को लग रहा था कि ये जो है 31 चले जाएंगे, 31 चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन गए एक्चुअल में कितने, सिर्फ और सिर्फ ओनली 29 एम्प्लॉयज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली 29, सिर्फ और सिर्फ 29 गए, लेकिन हमें लग कितना रहा था, 31 गए। तो 31 हमने गलत कर दिया है, ये चीज काउंटिंग में गलत किया है ना, तो उस गलत को सही करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, दैट इज प्लस। ठीक है, एक्चुअल में गए कितने, 29। ये किया है अपन ने, ये रेक्टिफाई किया है। अब हमें क्या लग रहा है, और कितने लोग चले जाएंगे, 23 लोग और चले जाएंगे। देखो कहां पर लिखा है, कंपनी बिलीव दैट एडिशनल 23 एम्प्लॉयज विल लीव इन 2013। नेक्स्ट ईयर में 23 लोग और चले जाएंगे, ये हमें एक्सपेक्टेशन है। समझ में आ गया, 29 लोग गए हैं एक्चुअल में, और ये हमने जो पिछली बार काउंटिंग में गलती कर दी थी कि 31 जाएंगे, लेकिन गए तो सिर्फ और सिर्फ 29, तो 29 को ही माइनस कर देंगे और पिछले वाले को सही कर देंगे। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखो कितना आता है,
440 में से 29 गए, ये हमने जो गलती से 31 माइनस कर दिए थे उसे प्लस करो, और 23 माइनस 419, यानी कि वेस्टिंग पीरियड खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 419 ही रह जाएंगे। 419 ही हमारे एम्प्लॉयज होंगे जो कि क्या लेंगे, शेयर्स ले पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने, 419। ये वाली बात समझ में आई ना। जैसे वो याद है अपन 11th स्टैंडर्ड में करेक्टेड मीन निकालते थे, तो जो हमने गलत प्लस कर दिया है डेटा, किसी के मार्क्स हमने गलत प्लस कर दिए, उसको माइनस कर देते थे, और अगर गलत माइनस कर दिए तो उसे अपन प्लस कर देते थे। तो यहाँ पर अपन ने गलत माइनस कर दिया इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, हर एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, 100। ग्रांड डेट की वही हमारी 122 फेयर वैल्यू। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारा वो रहेगा वेस्टिंग पीरियड, वो 3 रहेगा। इसको भी अलग पेन से दिखा दूँ, वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा हमारा, 3। ये दोनों ही चीज़ों पर मेन क्वेश्चन का फोकस है, यही दोनों चीज़ें सिखानी है उसको। क्वेश्चन को सिखाना है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना और वेस्टिंग पीरियड कैसे देखते हैं। सेकेंड ईयर में जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर के एंड में जब हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे थे, तब हमें पता चल गया कि वेस्टिंग पीरियड तो भाई अगले साल ही होगा। तो टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया, 3। और अभी तक कितने साल कंप्लीट हो गए, 2। अब कैलकुलेट करते हैं 419 इंटू 100 इंटू 122 डिवाइड बाय करेंगे 3 इंटू 2। ये आ गया 3407867, 3407867। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, पहले कुछ रिकॉग्नाइज किया है क्या, बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया, ये वाला हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया 2684,000, 2684,000। तो ये आ गया 723867, ये आ गया 723867। समझ में आया। देखो ये जो है ना, ये पूरे 2 सालों का है, 2 ईयर्स का, पूरे 2 सालों का। और ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ठीक है, और इन दोनों को मिला के ये है पूरा 2 सालों का। समझ में क्या, आगे बढ़े, थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर क्या है हमारा, 2013। अब यहाँ पर थर्ड ईयर में अभी तक एम्प्लॉयज कितने थे हमारे, 419। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जब हम 2013 में आए तो ओनली 21 एम्प्लॉयज लेफ्ट, ओनली 21 एम्प्लॉयज लेफ्ट। एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 21 एम्प्लॉयज ही गई। और हमें कितना लग रहा था एक्सपेक्टेशन, हमें लग रहा था 23 जाएंगे, तो 23 हमारी गलती से माइनस कर दिए, इस बार हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसे हमने कर दिया रेक्टिफाई, क्योंकि हमें लग रहा था 23 चले जाएंगे, लेकिन गए सिर्फ और सिर्फ 21। तो एक्चुअल में सिर्फ 21 ही माइनस होना चाहिए, 23 माइनस नहीं होना चाहिए। तो 21 को माइनस कर दिया और 23 को प्लस। यहाँ पर हमारे करेक्टेड एम्प्लॉयज आ जाएंगे, 419 में से माइनस करेंगे 21 प्लस करेंगे 23, ये आ गया 421। तो एक्चुअल में थर्ड ईयर में कितने रह गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ 421 एम्प्लॉयज। तो इनके लिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। हर किसी को कितने मिल रहे हैं, 100 ऑप्शन। ग्रांड डेट पर फेयर वैल्यू 122। फेयर वैल्यू हमारा 3 ही रहेगा, इसके अलावा तो कोई ईयर है ही नहीं। और वो भी बोल भी रहे थे कि आपको अजम्पशन ले लेना है कि थर्ड ईयर में हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि थर्ड ईयर में ही वेस्ट हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर हमारा 3 साल का निकल जाएगा, 421 इंटू 100 इंटू 122, 3 साल का। ये टोटल 3 साल का हमारा निकला है खर्चा 5136,200। ये कितने का है, पूरे 3 सालों का। ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल चलना भाई, रटना मत। रटना शुरू करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में। तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चलना है, इसलिए मैं हर चीज फॉर्मूला कम, हिंदी में ज्यादा बोलती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा 3 सालों का है। क्या हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर चुके। फर्स्ट ईयर में हम 2684,000 रिकॉग्नाइज किए थे, सेकेंड ईयर में हम 723867 रिकॉग्नाइज किए थे। ये फर्स्ट ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, और उसको माइनस करके हमारा थर्ड ईयर का आ जाएगा। तो ये तीनों सालों का हो गया। चलो करते हैं 5136,200, जिसमें से माइनस करेंगे 2684,000, माइनस करेंगे 723,867, 1728333। वेरी गुड, एकदम सही, करेक्ट आंसर 1728333। सही है एकदम, एक बार देख लूँ। पहले का है 2684,000, बिल्कुल सही है। दूसरे का 723867,
1728,333 तीनों साल का ये रहा हमारा एक्सपेंस रिकॉग्निशन। समझ गया आपको? यहाँ पर मैंने आपको पूरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करना बता दिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लगवा दिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और वेस्टिंग पीरियड। यहाँ पर आपको समझ में आ गया हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि पहले साल में तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो हमें यही लग रहा था कि 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमें 3 क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में हमें पता चल गया कि भाई इस साल तो कुछ होने नहीं वाला, नेक्स्ट ईयर में ही होगा, इसलिए हमने वेस्टिंग पीरियड 3 लिया, और लास्ट में तो 3 में हो ही गया। तो यहाँ पर हमारा फाइनली पहली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, जो कि अभी तक हम वर्किंग नोट में करते आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको सॉल्यूशन के पार्ट में किया है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट इज जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट वही रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्रीज में आपको इतनी दिक्कत आने नहीं वाली है, क्योंकि वही हमारी रटी रटाई एंट्री, उसी पर जाएंगे। अरे नीचे कैसे आ गए? पहला साल हमारा, अरे अरे रुको रुको रुको, हाँ पहला साल हमारा क्या था, 2011। तो साल के अंत में हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आएगा 31 दिसंबर 2011। डेबिट क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की सर्विस ले रहे हैं, सैलरी, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, जो कि हमारा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, वो आप लिख देना। इसकी गुल्लक को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस दिए, सार नहीं दिया, सार देते तो बोलते हैं, सार होता है तो बोलते हैं SBP लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शंस दिए हैं, ESOP दिया है, तो SBP रिजर्व आएगा, जो कि किसका पार्ट होता है, हमारी इक्विटी का। पहले साल में कितना करना है, 26,84,000, ये अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बार अमाउंट कैलकुलेट कर लो तो जनरल एंट्रीज में कोई भी बड़ी बात नहीं है, जनरल एंट्रीज आपको बार बार रटी रटाई लिखनी है। क्या रटी रटाई है, वही एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व, गुल्लक का नाम है SBP रिजर्व। कितना आएगा, 723867। आप भी मेरे साथ बनाते रहना भाई, ऐसे नहीं कि और क्या नाम है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद ही भूल गई। हाँ खाली अमाउंट देख लिया और चल दिया, ऐसे नहीं करना है। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, फिर एग्जाम के टाइम पर आप भूल जाते हो कि अरे एंट्री तो हमें याद ही नहीं है, जबकि एंट्री वही सारी है, बस आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मेरी राइटिंग कितना बेकार आ रहा है ना, कोई ना, आप तो समझ ही जाओगे, इतना टाइम हो गया हम लोगों को। SBP रिजर्व, तीनों एंट्री एकदम डिट्टो सेम है, बस आपको अमाउंट अलग लेने हैं जो हमने कैलकुलेट किया है, 1728333। फाइनल बात आ गई हमारी कब की, जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। कब खत्म हो गया, तीसरे साल में 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल बांट देंगे। कहाँ से, गुल्लक को फोड़ के। गुल्लक कौन सी थी, SBP रिजर्व। तो अब तक SBP रिजर्व को भर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे, अब उसको खाली कर देंगे डेबिट। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल का कुछ बताया नहीं था, फेस वैल्यू कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कुछ बताया नहीं था, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, ठीक है। बाइफर्केशन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें फेस वैल्यू नहीं बताया। अगर फेस वैल्यू बताया होता तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू करके हम इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट डाल देते और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देते, लेकिन यहाँ पर कुछ बताया नहीं है। अच्छा, तीनों सालों का कितना था, 5136,200, यही तो था टोटल, 5136। इन दोनों का टोटल करोगे यही आएगा, ठीक है, क्योंकि गुल्लक में टोटल इतना ही तो पैसा अपन ने भरा था, यही अपन ने एट द एंड खाली कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में बार बार मैंने वही बात बताई है, 2 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, एक आपका मेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और दूसरा आपका वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। कब कंडीशन सेटिस्फाई होती है कब नहीं, तो आपको देखना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वेस्टिंग पीरियड बढ़ जाता है, अगर सेटिस्फाई हो जाती तो हर बार से 2 साल आता, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर आप कंसेप्चुअली चलोगे
तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, एट द एंड जब हमें शेयर देने हैं तब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उतने ही रह जाएंगे। जब उतने ही रह जाएंगे तो उतने ही कंसीडर करो ना, उनके लिए ही एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो ना, बस ऐसे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।